हेलो गाइस, मैं हूं महमूद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश के लेसन 18 इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज। भारत एक यात्री की निगाहों से। लेखिका जो कि एक अमेरिकन नागरिक है, पर्ल एस बक, वो भारत आती हैं और भारत से जाने के बाद कई वर्षों बाद एक किताब लिखती हैं और उसमें भारत के बारे में बड़ा ही सजीव वर्णन करते हैं। उसको इस पाठ में जगह दी गई है। पाठ की हिंदी समरी आज हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। लेखिका की जो नेशनैलिटी है वो अमेरिकन है और वो बताती है कि भारत हमेशा से ही मेरे जीवन में रहा है, मेरे जीवन की पृष्ठभूमि में रहा है। वो ये बताती है कि मेरे जो पारिवारिक डॉक्टर थे और उनकी जो पत्नी थी वो मुझे भारत के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाती रहती थी और मैंने इसके अलावा बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध भगवान बुद्ध की जीवनी से भारत के बारे में बहुत कुछ सीखा। लेखिका आगे बताती है कि जब मैं भारत के लोगों के बारे में सोचती हूँ तो उनका रंग के बारे में विचार करके ही मैं बड़ी रोमांचित हो जाती हूँ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय लोगों का रंग बड़ी तेजी से बदलता है। पूरे देश के लोगों को हम एक काकेशियन यानी हल्का पीला वर्ण में जो है वर्गीकृत कर सकते हैं। लेखिका बताती है कि भारत में कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं। उनकी त्वचा बिल्कुल दूध के समान दूधिया क्रीमिश होती है। उनके बाल आवरण यानी रेड ब्राउन लाल भूरे रंग के होते हैं और उनकी आंखें नीली और हरी होती है और वे लोग बिल्कुल ग्रीक वासियों की तरह बेहद खूबसूरत होते हैं। लेखिका बताती है कि मैं वास्तव में भारत ताजमहल को देखने के लिए नहीं गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे देखा। मैं फतेहपुर सीकरी नहीं देखने गई थी, लेकिन फिर भी उसको देखा। मैं दिल्ली के साम्राज्य को, आगरा के लाल किले को देखने नहीं गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको देखा। और मैंने भारत में भ्रमण किया और मैं भारत में जो स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात ऐसी बहुत सारी शख्सियतें हैं जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि विजय लक्ष्मी पंडित जो थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। और इस तरह से बहुत सारी चीजें जो मैंने भारत के अंदर देखी। लेखिका बताती है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड ने जैसे वादा किया था कि हम भारतवासियों को स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से वहां के भारतीय लोगों में उनके प्रति, अंग्रेजों के प्रति बहुत अधिक गुस्सा था और दूसरा विश्व युद्ध अनिवार्य था। लेखिका बताती है कि यदि हम अमेरिका और भारत की क्रांति की तुलना करें तो अमेरिका की जो रक्त रंजित क्रांति है, जो ब्लड से भरी हुई क्रांति है, उसकी तुलना में भारतीयों की जो क्रांति थी स्वतंत्रता प्राप्त करने की, वो रक्तहीन क्रांति थी और वो बहुत ही उच्च आदर्श वाली थी। दुनिया को भारत से सीखना चाहिए कि बिना युद्ध किए, बिना रक्त बहाए भी हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। लेखिका आगे बताती है कि मैंने अपनी यात्राओं के दौरान बहुत सारे क्षेत्रों, बहुत सारे देशों की यात्रा की और मैंने ये पाया कि भारतीय किसान और यदि चाइनीज किसानों की तुलना की जाए तो चाइनीज किसान भारतीय किसानों की तुलना में थोड़े अधिक समृद्ध हैं, लेकिन रूस के किसान भारतीय किसानों की तुलना में थोड़े ज्यादा गरीब हैं, लेकिन वो विचित्र भी हैं। भारतीय किसान और चीन के किसानों में काफी समानता है। दोनों में संयुक्त परिवार की प्रथा है, दोनों धर्म के प्रति काफी जागरूक हैं। लेखिका आगे बताती है कि मैंने जब तक भारत की यात्रा नहीं की थी तो मैं ये समझती थी कि इस धरती पर अंग्रेजों से ज्यादा कोई भी जो है श्रेष्ठ नहीं है। अंग्रेज लोग ही इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। लेकिन जब मैंने भारत की यात्रा की
और ये देखा कि 300 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और वहां के लोगों की जो हालत कर दी उपनिवेश के कारण, उनका शोषण करके, वो बड़ी दयनीय स्थिति थी। भारत के जो गांव के बच्चे थे वो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा कुपोषण के शिकार थे। उनके पेट बाहर आ रहे थे, उनकी हड्डियां बदन से झांक रही थी, उनकी आंखें अंदर धसी हुई थी। ये देख करके मुझे इंग्लैंड के प्रति जो प्यार था, जो मेरी गलतफहमी थी इंग्लैंड के प्रति, जो दूर हो गई कि ये अंग्रेज लोग ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। मेरे ऐसा मानने की वजह ये थी कि अंग्रेज लोग ही थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले प्रजातंत्र की शुरुआत की, स्वशासन सिखाया। लेखिका आगे बताती है कि मैं अपनी यात्राओं के दौरान एक गांव में गई। वो गांव जो था उसमें मेरे जो यजमान थे वो बड़े ही शिक्षित थे और एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जब मैं वहां पर पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ कि घर के बाहर ही, सामने ही 4 खंभों पर तार से बनी हुई एक जाली है और उसमें एक वृद्ध व्यक्ति पीठ के बल लेटा हुआ है और उसके सर के नीचे तकिया है। बिल्कुल स्नो वाइट, बिल्कुल सफेद रंग की वो कपड़े पहने, सफेद रंग की धोती और कुर्ता पहने हुए हैं। मैंने उत्सुकतावश उधर देखा तो मेरे यजमान ने बताया कि ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्हें लकवा हो गया है। हमने इनसे घर के अंदर रहने की प्रार्थना की, लेकिन इन्होंने ये कहा कि मुझे बाहर ही रहने दो ताकि जो लोग गांव वाले आए वो मुझसे मिल सके और बातचीत कर सके। लेखिका आगे बताती है कि मैंने देखा भी, मैं जब तक वहां रुकी दिन भर, तो मैंने देखा कि ऐसा कोई समय शायद ही गया हो जब वहां लोग ना हो। लोग झुंड के झुंड आते, कुछ देर उनसे बातें करते और चले जाते थे। लेकिन हमारे यजमान बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलते थे। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाने के लिए, अपनी पत्नी से, बच्चों से मिलवाने के लिए मुझे अंदर ले गए। दोपहर का समय था, खाने का समय हो गया था। दोपहर में खाना जो बना था वो बहुत ही सफेद उबले हुए चावल, मसूर की दाल और अच्छी साफ सुथरी उबली हुई पालक, साथ ही कुछ मसाले थे। भारत में ये परंपरा है कि जिनकी जाति धर्म पता नहीं होता है उनको या तो मिट्टी में या मिट्टी के बर्तनों में या केले के पत्तों में या किसी वृक्ष के पत्तों पर भोजन कराया जाता है। मुझे भी भोजन जो है केले के पत्ते पर परोसा गया। भारत में खाने से पहले हाथ धोने की परंपरा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में छुरी और कांटे से जो है खाना खाया, लेकिन भारत में जब यात्रा कर रही थी तो मैं हाथ धो करके सीधे हाथ से खाना खाना सीख गई। भारतीय बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि वो सीधे हाथ से उत्तम कोटि के कार्य करें, भोजन करें, पूजा करें, प्रणाम करें और उल्टे हाथ से निम्न कोटि के कार्य करें। मेरा भारत आने का उद्देश्य खास तौर से भारत के 2 वर्ग के लोगों से मिलना और उनसे स्वतंत्रता के बारे में उनकी योजनाएं जानना था। भारत में मैं शहर के जो युवा लोग थे उनसे मिलना चाहती थी और गांव के गरीब किसानों से मिलना चाहती थी कि किस प्रकार शहर के शिक्षित युवाओं ने और गांव के गरीब किसानों ने मिलकर योजना बनाई अपने देश को आजाद करवाने के लिए। महात्मा गांधी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि यदि देश को आजाद करवाना है तो उसके लिए गांव के लोगों को और शहर के लोगों को, शिक्षित और अशिक्षित सभी लोगों को मिलकर प्रयास करने होंगे, तभी स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। भोजन के पश्चात जब मैं अपने यजमान की पत्नी से बात कर रही थी तभी दोपहर में एक सज्जन आते हैं, अपनी जूते चप्पलें बाहर उतारते हैं और चुपचाप धीरे धीरे नंगे पैर से वो घर के अंदर एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। वहां एक मंदिर था। भगवान की मूर्ति के सामने घुटने के बल बैठ करके लगभग 1/4 घंटा अर्थात 15 मिनट तक उन्होंने वहां भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना की। ये देखकर मुझे लगा कि भारतीय लोगों के जीवन में धर्म का बड़ा स्थान है। ये मैं काफी उत्सुकता पूर्वक उधर देख रही थी, तब मेरे यजमान की पत्नी ने बताया कि ये मेरे पति के बड़े भाई हैं और इनकी यहाँ पर दुकान है पास में, इसलिए दोपहर के समय में ये पूजा करने के लिए यहाँ आ जाते हैं और बाकी के समय ये अपने घर पे पूजा करते हैं। इस तरह से लेखिका भारतीय लोगों के जीवन में धर्म का बड़ा महत्व है इस बात की प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो जाती है, काफी प्रशंसा करती है। फिर वहां से लौटने के बाद लेखिका कई वर्षों के बाद एक किताब लिखती है, कम माय बी लव्ड,
उस किताब को अमेरिकन लोग ज़्यादा नहीं समझ पाए, लेकिन भारतीय पाठकों ने उसे अच्छे से समझा। लेखिका ने यह भी बताया कि अंग्रेज मिशनरियों का खास लक्ष्य है, वो ये मानते हैं कि हम सब एक ही परमात्मा के संतान हैं, लेकिन उन्होंने उतनी मेहनत नहीं की और जिस तरह से विश्व को बदलना चाहिए था उस तरह से विश्व नहीं बदला। और इस तरह से विश्व को बदलने के लिए हम जो कहते हैं और जो करते हैं धर्म के हिसाब से, उसमें एकरूपता होनी चाहिए। इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।